हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होती है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा मुहैया कराने में जाएगा, इसलिए सपोर्ट करते रहे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हम समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 9, उसका टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। टुडेज टॉपिक इज मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट देखा था, उसमें हमने देखा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाइड फोर्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोमेंटम में चेंज उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। तो सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मास इज m, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया f। कितना फोर्स अप्लाई किया, f। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v। तो v इज इट्स फाइनल वेलोसिटी। m is mass, u is initial velocity, f is force and v is final velocity। वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई मतलब उसमें क्या आया, एक्सेलरेशन। तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, a। और हमने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कितने टाइम तक अप्लाई किया हमने, t टाइम तक। वी हैड अ मास, अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, its initial velocity is u। वी अप्लाइड फोर्स f फॉर टाइम t। हमने f फोर्स अप्लाई किया कितने टाइम तक, t टाइम तक। तो उसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v। फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो गई, v है उसकी फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब उसमें क्या आया, एक्सेलरेशन। अब उस ऑब्जेक्ट का मैं क्या निकालूंगा, इनिशियल मोमेंटम, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा p1 से। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करूंगा तो मास तो चेंज होना नहीं है, मास तो वही रहेगा। इनिशियल मोमेंटम में वेलोसिटी कौन सी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। अब अगर मैं फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट करूं किससे, p2 से। फाइनल मोमेंटम को इससे रिप्रेजेंट करूं p2 से, तो p2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, v। तो p2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv। अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, डेल p। डेल p अगर कहीं पर लिखा है इसका मतलब वो किसको बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम को। तो मोमेंटम में चेंज, चेंज मतलब क्या हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। किसी भी चीज़ का हमें अगर चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम है mv, और p1 की वैल्यू कितनी है, mu। इन दोनों में से m क्या आ जाएगा, कॉमन। तो हमारे पास m आया कॉमन, अंदर क्या बचा, v माइनस u। यहाँ से भी m बाहर आ गया, यहाँ से भी m बाहर आया, तो यहाँ पर क्या बचा, v। ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये u। तो ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया, m इंटू वी माइनस यू। अब अगर मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये तो क्या आया, चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, एम वी माइनस यू अपॉन टी। इस इक्वेशन के दोनों साइड हमने क्या कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आया, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमने क्या कहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कितना है, एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कि इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये दोनों चीज़ें कैसी है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो और उसको इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर क्या लगाएंगे,
इक्वल टू का साइन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, उसको हटाकर मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वहाँ पर आएगा एक कांस्टेंट। उस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने के लिख दिया, ये के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, के एम वी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन हमको पता है v माइनस यू अपॉन टी, ये तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इस वैल्यू की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे, a। तो हमारे पास f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू के एम ए। f इज इक्वल टू ये k एज इट इज है, ये m एज इट इज है, इस पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, a। अब इफ़ k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू अगर कितनी है, 1 है, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए। f इज इक्वल टू कितना आएगा, एम ए। तो हमने क्या कह दिया, अगर हमारे पास मास है और हमारे पास एक्सेलरेशन है तो किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ वी हैव द वैल्यू ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन देन वी कैन कैलकुलेट द फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट का हमारे पास मास है और उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है तो उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 kg और उसका एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1 1। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f की वैल्यू भी आ जाएगी 1। अब मुझे निकालनी है f की SI यूनिट। तो मास की SI यूनिट क्या है kg और एक्सीलरेशन की SI यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहेंगे न्यूटन। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। फोर्स की SI यूनिट निकालनी थी तो हमने क्या किया, मास की यूनिट लिखी, मास की यूनिट क्या है kg। एक्सीलरेशन की SI यूनिट लिखी क्या है मास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी को हमने क्या नाम दे दिया न्यूटन। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। तो यहाँ पर अगर मैं m और a दोनों की वैल्यू 1 1 लिखूँ तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 न्यूटन। तो अगर मुझे यहाँ से 1 न्यूटन की डेफिनेशन देनी है, मुझे किसकी डेफिनेशन देनी है 1 न्यूटन की डेफिनेशन। तो 1 न्यूटन कब आया, जब मास कितना था 1 kg और जब एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg के ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन ला दे 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन ला दे। देखो यहाँ पर m और a दोनों की वैल्यू जब हमने 1 1 लिखी तब f की वैल्यू कितनी आई 1। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जिसने क्या किया 1 kg के ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन जनरेट कर दिया 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन जनरेट कर दिया। 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which apply on 1 kg's mass and generate 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्स एक्सेलरेशन। कि 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg के मास पर अगर हम अप्लाई करें तो वो उसमें कितना एक्सेलरेशन ले आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले आएगा। देखो तो अगर हमारे पास m और a की वैल्यू है तो हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने डेली लाइफ के में एग्जांपल्स देखे हैं कि अगर कोई फील्डर है, क्रिकेट में अगर कोई फील्डर है और अगर उसको बॉल कैच करनी हो तो वो बॉल अगर बहुत हाई स्पीड बॉल आ रही है तो वो कुछ इस टाइप से कैच करता है। ठीक है, अपने हाथ में अगर गेंद बॉल उसको पकड़नी हो तो कुछ इस टाइप से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूँ हाथ रखेगा और गेंद बॉल उस पर यूँ हाथ पे आ जाएगी। वो अपने हाथ को, अपने हैंड्स को यूँ बैक साइड में लेते हुए बॉल को कैच करता है। ऐसा क्यों करता है वो, देखो अगर वो सिर्फ अपने हाथ यूँ रखे तो जो बॉल है वो बहुत स्पीड से आ रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, उसकी वेलोसिटी बहुत हाई है मतलब उसका मोमेंटम भी क्या है बहुत हाई। मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बहुत हाई, इसका मतलब उसका मोमेंटम भी क्या है बहुत हाई। तो जो बॉल है वो बहुत हाई स्पीड से आ रही है, बॉल हाई स्पीड से आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत हाई है।
अब अगर हम हाथ को वहीं पर रखें तो वो बॉल बिल्कुल आकर यूँ हमारे हाथ से हिट करेगी, तो हाई स्पीड उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा था और जैसे हमारे हाथ से टकराएगी तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो, वो रुक जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हुई। वेलोसिटी ज़ीरो हुई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मोमेंटम भी क्या हो गया, ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मोमेंटम ज़ीरो हो गया, मतलब बिल्कुल विद इन अ सेकंड, बहुत ही कम टाइम में उसका मोमेंटम बहुत हाई से ज़ीरो हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ वेरी हाई। बहुत कम टाइम में, एक ही सेकंड में उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा से ज़ीरो हो गया, तो मतलब उसका मोमेंटम बहुत स्पीड से चेंज हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, बहुत हाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत हाई है, इसकी वजह से उस बॉलर के, उस फील्डर के हाथ में क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, इंजरी हो सकती है। तो वो इंजरी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, उस बॉल का मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा टाइम प्रोवाइड करते हैं। उस बॉल को हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीज होके ज़ीरो होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, इसलिए हमें हर्ट नहीं होता। हम डायरेक्ट अगर हाथ को वहीं स्टेशनरी रखे, रेस्ट वहीं पर रखे, तो अचानक से बॉल टच होगी, तो हमें उस बॉल को रोकने के लिए हमने हमारे हाथ से उस बॉल को रोका, हम बॉल को रोक रहे, इसका मतलब हमने क्या अप्लाई किया, बॉल पर फोर्स अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने क्या किया, हम करते उसको थोड़ा सा यूँ हाथ को बैक लेते हैं, हम क्या करते हैं, हाथ को यूँ बैक साइड में लेते हैं, तो उसको मोमेंटम को ज़ीरो करने में हमें थोड़ा सा टाइम, यहाँ से यहाँ तक हमारे हैंड्स लाने में हमें उसको क्या दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम इंटरवल दे देते हैं, जिससे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और हमारे पाम में, हमारी हथेली में चोट नहीं लगती। इसी टाइप से तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हाई जंप है, हाई जंप में जब एथलीट जंप करता है तो वो जहाँ पर फॉल होता है वहाँ पर या तो गद्दा लगा हुआ होता है, कुशन का बेड लगा होता है, या सैंड बेड लगा होता है। ठीक है, यहाँ से सपोज करो कोई एथलीट दौड़ता हुआ आ रहा है, यहाँ से उसे हाई जंप करनी है। ठीक है, तो जहाँ पर वो फॉल होगा वहाँ पर या तो कुशन बेड लगा होता है या सैंड का बेड लगा होता है, बहुत सारी सैंड रहती है, या फिर कुशन का बेड होता है। तो ये क्यों होता है कि जैसे एथलीट यहाँ से जंप करके इस पर फॉल होगा, तो ये जैसे वो इस बेड पर गिरेगा तो ये बेड दब जाएगा, तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होने में उसको इतना टाइम इंटरवल लगेगा। जैसे इस पर गिरेगा तो वो धीरे धीरे करके उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा, धीरे धीरे करके मोमेंटम ज़ीरो होगा, तो उसे इंजरी नहीं होगी, उससे हर्ट नहीं होगा। और अगर यहाँ पर अगर हम क्या लगा दे, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट रख दे, कोई सीलिंग हो, यहाँ पे कोई दूसरी चीज़ हो जो दबे ना, तो क्या होगा, उसका सडनली उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा, जिससे उसे क्या हो सकती है, चोट लग सकती है। आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सडनली किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हम ज़ीरो नहीं करेंगे, हम उसका मोमेंटम ज़ीरो करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम इंटरवल देंगे, जिससे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें इंजरी भी नहीं होगी। फिर हमें क्या करना है, इस फर्स्ट लॉ को, ये क्या था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ, इस न्यूटन सेकंड लॉ को हम ये इसका क्या हमने रिप्रेजेंट कर दिया, मैथमेटिकल फॉर्मेशन। इसी से हम फर्स्ट लॉ का भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें पता है F इज इक्वल टू क्या हुआ, एम ए, लेकिन ए किसके इक्वल होता है, V माइनस यू अपॉन टी। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम V माइनस यू अपॉन V माइनस यू अपॉन टी। F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू V माइनस यू अपॉन टी। ये था हमारे पास। देखो एक है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू क्या है, M इंटू V माइनस यू अपॉन टी। टी इधर डिवाइड में ही इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो देखो सीधी सी बात है, जो भी अगर कोई चीज़ नीचे लिखी है इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगी। कोई भी चीज़ अगर ऊपर लिखी है इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो वो अपॉन में चली जाएगी। ठीक है, इतना तो इससे ईजी में नहीं बता सकता, ये तो बहुत ईजी है कि अगर नीचे लिखी है और इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो वो ऊपर आ जाएगी। अब सपोज करो फोर्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। फोर्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो यहाँ एफ की स्पेस पे हम ज़ीरो वैल्यू रखेंगे, तो ये पूरी टर्म तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म हो जाएगी ज़ीरो। तो हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू, इस एम को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वी माइनस एम यू। ये एम यू इधर माइनस में है, इक्वल टू के इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो एम यू इज इक्वल टू एम वी। जब भी कोई माइनस की वैल्यू को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो हमारे पास क्या आया एम यू इज इक्वल टू एम वी। इस m से ये m क्या हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास क्या आ गया u इज इक्वल टू वी। क्या आ गया हमारे पास u इज इक्वल टू वी। मतलब अगर क्या है हमारे पास अप्लाइड फोर्स अगर या अनबैलेंस्ड फोर्स ज़ीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी सेम, या यूँ कहेगी हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वही उसकी क्या रहेगी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। तो u इज इक्वल टू क्या है v। अब सपोज करो अगर u की वैल्यू कितनी है ज़ीरो, मतलब ऑब्जेक्ट किस में है रेस्ट में, तो यहाँ u की स्पेस में अगर ज़ीरो लिख दूँ तो v भी कितना रहेगा ज़ीरो ही रहेगा। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कब? जब फोर्स क्या हो ज़ीरो। तो यही हमारा क्या हो गया फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेशन कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेगी ज़ीरो रहेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर u की जगह में क्या रखूँ ज़ीरो तो v की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी ज़ीरो आ जाएगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके अप्लाइड फोर्स के। तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे, कांस्टेंट आया। अब ये v माइनस यू अपॉन टी किसके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। k की वैल्यू हमने सपोज कर ली 1, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम ए। ये यहाँ पर क्या खत्म हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ये क्या आ गया मैथमेटिकल फॉर्मेशन। अगर हमारे पास m और a की वैल्यू है तो हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी के हेल्प से हमने क्या किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। a की स्पेस पे मैंने वापस रख दिया v माइनस यू अपॉन टी। अगर f की वैल्यू कितनी है ज़ीरो तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। ये t इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में हो गया, तो इस पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू इस m को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एम वी माइनस एम यू। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या था ये वैल्यू थी, ठीक है, ये m इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर ज़ीरो के डिवाइड में जाएगा। ज़ीरो के डिवाइड में हम कुछ भी लिखो तो क्या आता है ज़ीरो। तो यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी ज़ीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि m इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर जब इक्वल टू उधर जाएगा तो ज़ीरो के डिवाइड में हो जाएगा, और ज़ीरो के अपॉन में कुछ भी लिखो ज़ीरो ही आता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू। वी इधर माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी इज इक्वल टू यू। कि अगर फोर्स ज़ीरो है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो u की स्पेस में मैंने ज़ीरो रखा तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ज़ीरो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।